हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों। हम आ गए हैं अपने अगली क्लास में और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और यहाँ पर आ गया है 3 नंबर का बिंदु एनसीईआरटी के अनुसार। और यहाँ पर लिखा है पहले तरंगों के स्रोत, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनके स्रोत क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर्ट्ज का एक प्रयोग हुआ और हर्ट्ज ने 10 की घात 11 हर्ट्ज तक की विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाई, एक आवेश को त्वरित गति देकर, यानी आवेश को त्वरित करके हर्ट्ज ने एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग बनाई। अब इसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ नाम आया है जगदीश चंद्र बसु, कलकत्ता में 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की। यानी यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि जो त्वरित गति से चलते हुए आवेश हैं, त्वरित गति से चलते हुए आवेश हैं, वो ही विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत हैं। ये बात फाइनल हो गई यहाँ पे, ठीक। और ये जो हर्ट्ज का प्रयोग है ये है 1887 का, और जगदीश चंद्र बसु ने कब किया ये यहाँ नहीं लिखा है। खैर कोई बात नहीं। चलिए अब लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति, ठीक, और इनका उत्पन्न होना। बेसिकली मैं बताता हूँ आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे बनती हैं, उत्पन्न होती है और कौन कौन सी ऊर्जा उसमें होती है। एक छोटी सी इसकी कहानी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ और बता देता हूँ आपको, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, लेके हरि का नाम। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब हम बता रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे या विकिरण, इसकी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये चीज़ कैसे बनती है। देखिए बनाने के लिए हमने कहा कि एक त्वरित आवेश हो तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है, ठीक। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग बन जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। बनाना चाहते हैं तो बन जाएगी। और इसमें हर्ट्ज ने इसको बनाया। किसने बनाया? हर्ट्ज ने बनाया। नाम अंग्रेजी में लिख देता हूँ लोग। और आवृत्ति बना दी 10 की घात 11 हर्ट्ज तक की अधिकतम, ये बना दिया। हर्ट्ज का प्रयोग, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट ये हो चुका। और ये घटना हो गई 1887 में, ठीक। अब ये तो बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग इस तरीके से प्रायोगिक रूप से बन जाती है, ये बनाने का तरीका होता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में जो विद्युत चुंबकीय तरंग है या जो प्रकाश है, प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंग या विकिरण, वो चीज़ प्रकृति में चल कैसे रही है, वो चीज़ आ कहाँ से रही है। ये बात भी पक्की हो गई कि त्वरित गति से चलते हुए आवेश से ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास मान लीजिए एक परमाणु है। देखिए मैं बहुत बढ़िया बात करूँगा, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। परमाणु के अंदर एक नाभिक है और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये बात हम जान चुके हैं, ये परमाणु की खोज हो चुकी है, ये हम जान चुके हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन है बाहर घूमते रहते हैं। अब अगर प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट उत्पन्न होती है, रेडिएशन उत्पन्न होता है, तो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इसमें इसका कोई रोल नहीं है,
ठीक, नाभिक के अंदर से प्रकाश आता है या नाभिक के अंदर प्रकाश जाता है। नाभिक के अंदर से दो कण निकल के आते हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है पॉजिट्रॉन, और इनसे मिलता है फोटोन, इसका नाम है फोटोन। फोटान बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं, लो मैं फोटान लिख देता हूँ, फोटान है ना, ये लो देखो, ये लिख दिया फोटान, ठीक हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन है, नाम लिख दें इसका, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन और इसका नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक। ये नाभिक से बाहर पैदा नहीं होते हैं, नाभिक के बाहर की चीज़ नहीं है ये नाभिक के अंदर की चीज़ है। नाभिक के अंदर जो ऊर्जा का हिस्सा विकिरण के रूप में रहता है, जिसे कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा, वहाँ से ये आते हैं। और अगर लाइट गिरती है, किसी परमाणु पे लाइट गिरती है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी वस्तुओं पे लाइट गिर रही है, दीवार पे लाइट गिर रही है, बोर्ड पे लाइट गिर रही है, तो ये जाते भी नाभिक में ही हैं। तो विकिरण जो है नाभिक का गुण है, ये मान के चलिए कि विकिरण जो है वो नाभिक का गुण, नाभिक के गुण की वजह से प्रकट होता है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक। नाभिक में जो नाभिक की ऊर्जा है, जो रेडिएशन या विकिरण के रूप में उसका लेन देन होता है, तभी होता है। अब विचार करने की बात यह है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न कैसे करता है, हमें ये समझना है। और हमने कहा फोटोन है, दो फोटोन बने, तो फोटोन क्या होता है इस बारे में बात करेंगे आगे जाकर। फोटोन को हम सामान्यतः कह देते हैं कि ये विकिरण ऊर्जा का एक पैकेट है, विकिरण ऊर्जा का एक टुकड़ा है, ठीक। अब ये जो दो कण हैं, आप देख रहे हैं कि ये दोनों, इनका द्रव्यमान बराबर है, आवेश विपरीत हैं। अब मान लीजिए दोनों कण चल रहे हों, सपोज इस दिशा में जा रहे हैं दोनों कण, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक विद्युत बल लगेगा, बात को समझेंगे। इन दोनों के बीच में एक विद्युत बल लगेगा। ये विद्युत बल क्यों लगेगा? क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के हैं, आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब अगर हम मान लें कि इन दोनों आवेशों के कारण धारा बहेगी, तो धाराओं की दिशा विपरीत होगी। धनात्मक आवेश की दिशा में धारा होगी और ऋणात्मक आवेश की विपरीत दिशा में धारा होगी। ये बात भी सही है, हम जानते हैं कि धनात्मक आवेश की दिशा में विद्युत धारा मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा मानते हैं। तो धाराओं के बीच में जो बल लगेगा प्रतिकर्षण, वो चुंबकीय बल होगा, वो होगा मैग्नेटिक फोर्स, इसको एफ भी लिख देते हैं, चुंबकीय बल, ठीक। अब देखिए, एक बल तो ऐसा है जो इन दोनों को पास ला रहा है, एक बल ऐसा है जो इन्हें प्रतिकर्षित कर रहा है, और ये दोनों ही बल इनके बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। बात को समझते हुए चलना है, ये दोनों ही बल कणों के बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। अगर कणों के बीच की दूरी घट जाती है तो बल बढ़ जाता है, ठीक, और अगर वो दूरी बढ़ जाती है तो बल घट जाता है। अब मान लीजिए ये विद्युत बल इनको पास ले आता है, इनको पास ले आता है ऐसे, ठीक, पास आ गए, तो कुछ देर के बाद ये चुंबकीय बल इनको दूर ले जाता है, ठीक। फिर विद्युत बल फिर पास ले आता है, वो फिर दूर ले जाता है, तो कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है। यानी ये दोनों कण इस तरीके से लहराते हुए चलते हैं। यानी कभी कभी पास आते हैं, कभी कभी दूर आते हैं। कहता है जो तरीका है इनके पास आने का, इनके बीच में लगे हुए बल जो इनके बीच की दूरियों पर निर्भर करते हैं, ठीक, वो एक सरल आवर्त गति करवा देते हैं इनको। हम गणितीय रूप से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि इनके बीच में लगे हुए बल दूरियों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक वर्ग के होता है, एक दूरी के होता है। चुंबकीय बल, दो धाराओं के बीच में लगने वाला बल का सूत्र आप जानते हैं, ठीक है। तो वो सरल आवर्त गति करवा देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सरल आवर्त गति हो जाने के कारण विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाती है। वही बात आ रही थी कि भाई कोई आवेश जो है
सरल आवर्त गति करे तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से ये वो दो कण हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ठीक, ये विद्युत चुंबकीय तरंग में होते हैं। जो लाइट आप देख रहे हैं ये, इसमें ये दो कण होते हैं, ठीक। अब ये निर्भर करता है कि इनकी जो आवृत्ति है वो कम है, ज़्यादा है, कितनी है, क्योंकि वो तरंग की आवृत्ति बन जाती है। फिर जो भी कणों की आवृत्ति होती है वही तरंग की आवृत्ति बन जाती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उसी आवृत्ति से कम ज़्यादा होने लगते हैं। ये चलते किस चाल से हैं? कह रहा जी ये एक सरल रेखा में चलते हैं, यानी प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति करता है। इन पर जो कुल बल है, जो परिणामी बल है, वो शून्य रहता है। ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को मिलाए हुए रहते हैं और कुछ इस तरीके से बने रहते हैं कि जो परिणामी बल है वो शून्य बना रहे। अंदर तो रहते हैं, तरंग के अंदर आपस में तो रहते हैं, लेकिन कुल बल शून्य बना रहता है। कहता है कुल बल शून्य बनने का नियम क्या है, कुल बल शून्य कैसे बनेगा, और जो चाल है वो चलते किससे हैं? तो प्रकाश की जो चाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, यानी प्रकाश की चाल है। प्रकाश को ही कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। बाद में ये बात आ गई, मैक्सवेल ने बनाया, इसको प्रयोग किया, बाद में देखा गया ये तो प्रकाश की बात है, विकिरण की बात है, तो प्रकाश तरंग हो गई या विद्युत चुंबकीय तरंग हो गई, ठीक। तो इसके निर्वात में जो चाल बनी वो बनी 3 × 10⁸ ये आप जानते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बनी। अब जितनी तेजी से ये आवेश आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, सरल आवर्त गति करेंगे, वही आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति बन जाएगी, ठीक। अब ये आवृत्ति बाद में बदली नहीं जा सकती। एक इम्पॉर्टेंट बात कि यह आवृत्ति बाद में बदली नहीं जा सकती। ये आवृत्ति तब ही बन जाती है जब ये विद्युत चुंबकीय तरंग बनती है, यानी जब ये कण कहीं से निकल के, नाभिक से निकल के, हम कह रहे हैं नाभिक से निकल के जब चलते हैं तभी ये बन जाती है। उस बाद में किसी माध्यम में प्रकाश जाता है, निर्वात से प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती उसकी, वो माध्यम उसी आवृत्ति को स्वीकार करता है जो आवृत्ति तरंग में होती है, ठीक। यानी इनका सरल गति करने, आवर्त गति में जो आवृत्ति रहती है वो नहीं बदलती। सरल आवर्त गति करने का जो इनका तरीका है, जो इनका ढंग है, वो नहीं बदलता। तो कुल मिलाकर जो हम विद्युत चुंबकीय तरंग देखते हैं या प्रकाश तरंग देखते हैं, वो नाभिक के अंदर की ऊर्जा का हिस्सा है, ठीक। ये तो है वास्तविकता, प्रकृति में जो हो रहा है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो यह हर्ट्ज का प्रयोग है, इससे बन भी जाएगी, बना भी सकते हैं आप, ठीक। तो दोनों बातें आ गई। अब यहाँ बात आ गई कि जो बल है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर जो बल है वो किस प्रकार, हम कह रहे हैं कि शून्य होगा, किस प्रकार वो काम करेगा, ठीक। अब ये देखते हैं, देखो तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। क्यों होती है पता लग गया, बल की बात हो रही है। तो कह रहे कोई आवेश मान लीजिए सीधी रेखा में चल रहा है, आपस में जो बल है वो 0 बना रहता है, आवेश इस प्रकार गति कर रहा है, या 2 आवेश मिलकर सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो किसी भी आवेश पर परिणामी बल शून्य रहेगा। तो इसका मतलब होता है लॉरेंज के बल के अनुसार। कहाँ से देखेंगे इस चीज़ को? लॉरेंज के बल के अनुसार। तो ये जो बल होता है लॉरेंज का, ये बल होता है विद्युत बल और प्लस यानी जमा चुंबकीय प्लस बल। कि 2 बल होते हैं इसमें। विद्युत बल जो होता है, कोई भी आवेश रखे हैं, चाहे इसमें से प्लस वाला आवेश मान लें, चाहे नेगेटिव यानी ऋणात्मक वाला मान लें, है तो 0 ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आवेश मान लिया, ये होता है विद्युत क्षेत्र और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, ठीक। अब ये बल जो है 0 हो गया, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो ये हो गया शून्य, ठीक। अब Q को ख़त्म कर दिया गया, इधर ले आए तो 0 हो गया E
और प्लस v क्रॉस b हो गया। देखो अब इधर ले आए, इसको ऐसे लिख सकते हैं E बराबर माइनस v क्रॉस b। ठीक, अब यहाँ जो E है ये क्या है, यह है विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर का विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ये वो विद्युत क्षेत्र है। और यह है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, जिसे हम कह रहे हैं प्रकाश की चाल। ठीक, और यह है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर उत्पन्न होने वाला या विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ ये तो है सदिश निरूपण। ठीक, अगर ये मान लें कि ये तीनों लंबवत दिशा में है, जो कि होता है, ये तीनों लंबवत दिशा में होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दिशा में विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और उनके लंबवत चल रहा होता है प्रकाश। यानी अगर विद्युत चुंबकीय तरंग इस दिशा में चल रही है, यह है v की दिशा, ठीक, तो इसके लंबवत E और B होंगे। अब वो E और B किधर होंगे, जेड एक्स पे होंगे, आई पे होंगे, वो हम देखेंगे, आराम से बताएंगे। अब यहाँ पर ये तीनों लंबवत हैं तो सूत्र परिमाण में आ जाएगा E इक्वल टू VB। ये परिमाण हो जाएगा, सिर्फ परिमाण, दिशाएं इसके अनुसार लगेंगी, अभी मैं बताऊंगा। तो जो V है ये हो जाएगी C, प्रकाश की चाल कह देते हैं इसको, CB ये भी कह सकते हैं, V और C। ठीक, क्या बन गई हैं दोनों, ये बन गई प्रकाश की चाल, या तो प्रकाश की चाल कह दो या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कह दो, एक ही बात है, ऐसा कह दें इसको। ठीक, और ये उसके चुंबकीय और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र हो गए। ठीक, अब मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार होते हैं, तो अगर मैं दिशा लगाना चाहता हूँ इन पे, तो मुझे इस सूत्र के अनुसार दिशा लगानी पड़ेगी, इसके अनुसार नहीं, इसमें तो दिशा है ही नहीं, ये तो सिर्फ परिमाण बता देगा आपको। प्रकाश की चाल जो भी होगी माध्यम में, निर्वात में जो भी होगी वो यहाँ लगेगी, E और B में संबंध बन जाएगा आपका। ठीक है, अब मान लीजिए ये x अक्ष है, ये क्या है, ये x अक्ष है, तो V जो है देखो बनेगी, इसे मान लेते हैं CI, आई कैप, यानी प्रकाश की चाल x अक्ष के अनुदिश है, पॉजिटिव धनात्मक x अक्ष के अनुदिश है, बिल्कुल सरल सी बात है। और मैंने चुंबकीय क्षेत्र को मान लिया, कहीं चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया कि y अक्ष पर है, चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया कि इधर B है, ये B है, और ये मान लिया मैंने BJ कैप। अब मुझे पता लगाना है कि मेरा विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो मैं ये मान रख दूंगा यहाँ पे। ठीक, अब ये मान अगर मैं यहाँ रख दूँ तो मेरा किधर होगा विद्युत क्षेत्र, ये सूत्र मुझे बता देगा। कितना आएगा देखो, E माइनस, जरा V किधर है, जरा देखें V को, हाँ CI कैप है ना, चलो लगाओ CI कैप, और सदिश गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और ये B किधर है, ये B है J कैप पे, ऐसे I क्रॉस J ये होता है K कैप, है ना, तो लिख देता हूँ। तो E जो बन के आया वो बन के आया CB माइनस K कैप, ये बन के आ गया देखो, यानी E का मान CB हो गया और दिशा हो गई माइनस K। माइनस K का मतलब हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है मान लीजिए, ये है माइनस जेड एक्सिस, और इधर होता है क्या, बाहर की तरफ लेते हैं अपन प्लस जेड एक्सिस, ये हो गया। तो इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र होगा वो जेड एक्सिस पर होगा और चुंबकीय क्षेत्र वाई एक्सिस पर होगा, और प्रकाश किस दिशा में जा रहा होगा, एक्स अक्ष पर होगा। अभी एक तरंग के रूप में दिखाऊं कैसे, सवाल ये तो चलो बन गया भाई, ई बी सी बी डी बी सब ये सब तो बन गया। अब इसे प्रकाश के रूप में, तरंग के रूप में कैसे दिखाऊं, कह रहा जी आपका तो विद्युत क्षेत्र है वो माइनस जेड अक्ष के अलोंग उसका विस्थापन घटेगा बढ़ेगा, यानी विद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में घटेगा बढ़ेगा, ये विद्युत क्षेत्र हो गया लो ऐसे। और जो आपका
चुंबकीय क्षेत्र है वो y अक्ष पे घटेगा बढ़ेगा। लाल रंग कहाँ गया, लाल रंग ले आया मैं, लाल रंग देखो, अबे ये नहीं है वो लाल रंग भाई, वो तो बड़ा गहरा लाल रंग था। हाँ ये आ गया देखो, ये लाल रंग जो है ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा भाई, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा, ये देखो। ठीक, तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, तो पहला केस, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए देखिए ये बढ़ा, ये चुंबकीय क्षेत्र की सरल आवर्त गति का दोलन हो गया, देखो ऐसे, ये हो गया B। और विद्युत क्षेत्र कहाँ बढ़ा, Z अक्ष पे बढ़ा, तो विद्युत क्षेत्र को यहाँ बढ़ा दिया मैंने, इसको इस रंग से बढ़ाऊंगा, देखो मैं ये बढ़ा, देखो ऐसे, इस तरफ को कौन बढ़ा, ये बढ़ा विद्युत क्षेत्र ऐसे, यानी Z अक्ष के अनुदिश ये चलेगा। अब इसको आगे बढ़ाऊं तो यहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ गया, देखो ये बढ़ गया, ये विद्युत क्षेत्र है Z अक्ष पे, ये E है। ठीक, उधर ये B आएगा यहाँ पर और ये इधर बढ़ेगा, ये देखो ऐसे, ये कौन बढ़ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। तो यानी Z अक्ष पे कौन बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र, और Y अक्ष पे कौन बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। दोनों बढ़ रहे हैं, एक मान लीजिए इधर बढ़ रहा है, एक इधर बढ़ रहा है, फिर उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी कुल मिला के, अब देखो मैं बता रहा हूँ कुछ, ये मैं विद्युत क्षेत्र ले रहा हूँ, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, अब इधर से देखो चुंबकीय क्षेत्र ले रहा हूँ, ठीक, इसी के लंबवत ले रहा हूँ, ऐसे ऊपर नीचे, तो तुम्हारी तरफ जो है प्रकाश आ रहा है, तुम्हारी तरफ प्रकाश की जो एक सीधी रेखा में विकिरण है या जो विद्युत चुंबकीय तरंग है तुम्हारी तरफ आ रही है। फिर समझो ऐसे कौन बढ़ रहा है, घट रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे कौन चल रहा है, विद्युत क्षेत्र। ये घटने बढ़ने वाली बात है। बाकी इन दोनों का घटना और बढ़ना गति की दिशा के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए गति की दिशा किधर है, एक्स अक्ष पे, तो दोनों कहाँ बढ़ रहे हैं, लंबवत दिशा में। अब देखो मान लो तुम्हारी तरफ प्रकाश आ रहा है, तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र और इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, इस दिशा में कुछ नहीं, इस दिशा में कुछ नहीं, इस दिशा में कोई नहीं आता। इधर क्या हो रहा है, ये कौन है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, और ऊपर नीचे मान लेता हूँ, इस दिशा में कौन है, लंबवत, ये विद्युत क्षेत्र है। ये समझने का तरीका है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ठीक, तो इस सूत्र के अनुसार ये प्रदर्शित हो जाती है तरंग। ठीक, और बल शून्य होने का कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग सीधी रेखा में चलती है, और उससे एक सूत्र निकल के आता है कि जो E है वो CB के बराबर है, ऐसे हो गया। अब इन्हें तरंगों के रूप में लिखा जा सकता है, अब इन्हें तरंगों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब इन्हें तरंगों के रूप में अगर लिखना चाहते हैं, ठीक, तो क्या करें, तरंगों के रूप में कैसे लिखते हैं, देखो मान लीजिए एक प्रकाश तरंग को आप Z अक्ष पर चलाना चाहते हैं, Z अक्ष पर चलाना चाहते हैं, तो मान लीजिए प्रकाश तरंग को आप Z अक्ष पर चलाना चाहते हैं, तो ये चलेगी Z अक्ष पर, Z अक्ष से ये हो गया Z अक्ष, देखो ठीक, कुछ तिरछा बन गया, सीधा बना देता हूँ मैं, कोई चिंता नहीं है, ये लो, ये चलेगी Z अक्ष पर, ये होगी प्रकाश तरंग के चलने की दिशा, चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा। अब आप x और y अक्ष पे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लेना चाहते हैं।
अब मान लीजिए ये बना दिया मैंने ऊपर x अक्ष, ये बना दिया x, और ये बना दिया इसके लंबवत जो है y, ये बना दिया y, ये बना दिया y अक्ष। ठीक, यानी आप x अक्ष के अनुदिश किसका विस्थापन मानेंगे? विद्युत क्षेत्र का। और y अक्ष के अनुदिश किसका विस्थापन मानेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का। और एक दोलन काल आप बनाना चाहते हैं, एक आवर्त काल आप बनाना चाहते हैं, तो क्या करें? एक आवर्त काल में यहाँ तक ले लेते हैं। देखो ये बन गया, देखो ये लो, 4 हिस्से हो गए। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताओगे? यहाँ पर बताओगे तुम विद्युत क्षेत्र। ये बना दिया तुमने विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर तुम विद्युत क्षेत्र बताओगे ऐसे। ठीक, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एनसीईआरटी का, उसके अनुसार ही हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी बनाएं, तो इससे पहले के उदाहरण में मैंने अपनी मर्जी से बना लिया, आप बना सकते हो। तो जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे फिर अपनी मर्जी से बना लेना, ठीक है। और जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे वो इधर बनाएंगे, देखो इसके अनुदिश बनाएंगे ऐसे, ये बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के दोलन होंगे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की सरल आवर्त गति होगी, होगी सर जी होगी, क्यों नहीं होगी? ये देखो ये बन गया मामला। मतलब फिजिक्स में ड्राइंग की भी ज़रूरत है, अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए डायग्राम बनाने में। पर ये चलो लगभग बना दिया, बहुत अच्छा तो नहीं पर बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के आयाम के लिए ये रेखा निर्धारित करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र का आयाम है, प्लस में और नीचे माइनस में, ये विद्युत क्षेत्र का आयाम है। तो पहले यहाँ विद्युत क्षेत्र बना देते हैं, विद्युत क्षेत्र बना देते हैं। ये देखो, और ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक, तो ये क्या बन गया? ये बन गया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये हो गया, देखो ये रहा विद्युत क्षेत्र। इसको लिख दिया ई। ये हो गया ई। ठीक, अब क्या बनाना है? अब बनाना है बी। बी के आयाम को, क्योंकि बी का आयाम तिरछा होगा, ऐसे पड़ा हुआ दिखेगा, तो उसको आधे पे ले लेते हैं। पड़े हुए को आधे पे ले लेते हैं, देखो ऐसे, इससे आधे पे ले लेते हैं उसको। ये ले लिया आधे पे। ठीक, यहाँ बनाते हैं पड़ा हुआ पहले, यूं, ये देखो ये बन गया पड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बी। यहाँ पे यूँ बना देते हैं इसको, और आगे को ले जाते हैं ऐसे, है ना, यूँ बना देते हैं। ठीक, और यहाँ से भी यूँ बना देते हैं ऐसे, ये बना दिया देखो, और यहाँ से भी यूँ बना देते हैं ऐसे। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस प्रकार पड़ा हुआ है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, यानी जो वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, और ये एक्स एक्सिस पे खड़ा हुआ है, और ये जेड एक्सिस पे प्रकाश तरंग चल रही है। ठीक, तो इस तरीके से दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रंगों की बात अगर तुम करो तो मैं तुम्हें अलग रंग से दिखा सकता हूँ, इनको थोड़ा चमका देता हूँ इनको ना। नो 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 नो, रंग कहाँ है रंग? ये आ गया देखो रंग, ये आ गए 2 रंग, एक नीला एक हरा। अब नीले से तुम क्या चाहते हो? नीले से तुम चाहते हो कि तुम्हें चमकाया जाए विद्युत क्षेत्र को, तो ये विद्युत क्षेत्र नीले से चमका दिया, देखो ये लो, ये हो गया नीला रंग, हल्का नीला, आसमानी नीला, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक, हरा रंग चुंबकीय क्षेत्र, इसे चुंबकीय क्षेत्र चमकाएंगे, देखो ये गया चुंबकीय क्षेत्र हरा, ये आ गया देखो हरा, हरा भरा, हरा भरा, और ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया देखो, ओके। अब दिख गया होगा बढ़िया बढ़िया करके, ठीक है।
अब बात आई कि समीकरण कैसे लिखेंगे। रिप्रेजेंट तो कर दिया, अब हम लिखेंगे समीकरण कैसे लिखना है। चलिए समीकरण लिख के देखते हैं। विद्युत क्षेत्र का समीकरण लिखते हैं जो कि एक्स अक्ष पर है। अधिकतम मान आयाम जो है वो ई नॉट है, साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं। ठीक, के जेड ऐसे ये लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है जो बता रही है ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, तो ये मान के चलते हैं कि इसका एग्जैक्ट जो का त्यों ये फोटो नहीं है, इसका ये बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है। देखिए मान लीजिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो कैसे बनेगी ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बनेगी ऐसे माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। तो देखिए बाहर माइनस आ गया, इसका मतलब ये आयाम जो है नीचे होना चाहिए, माइनस आ गया शुरू में। ठीक, पहला आयाम नीचे होना चाहिए ये। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये दे रखी है और चित्र ये दे रखा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अनुसार ये चित्र नहीं है। ठीक, ये सामान्य चित्र है, ये जो चित्र है ये सामान्य चित्र है। बस एक एक्स से बढ़ता हुआ फील्ड शुरू करें, एक विद्युत क्षेत्र, और ये समीकरण जो है हमारे लिखने का तरीका है, बस सरल। तो यानी अगर कोई विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन करता है और जो तरंग है वो जेड अक्ष पर चलती है, तो ये हो गया उसका। ठीक, और अगर चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं बी, तो कितना हो गया, बी वाई पे लेते हैं, बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, यानी बी वाई जो है वाई अक्ष पे दोलन गति करता हुआ, सरल आवर्त गति करता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, तो ये दो समीकरण हैं जो जेड अक्ष, देखिए पॉजिटिव जेड अक्ष पे चल रही हैं, ओमेगा टी माइनस के जेड, ओमेगा टी माइनस के जेड। यानी अगर इनको सही रूप में लिखें तो ये ऐसे बनेंगे, देखो ई एक्स माइनस ई नॉट, अभी मैंने लिखा था फिर लिखता हूँ, ओमेगा टी माइनस के जेड, ये बन गया, देखो ऐसा बन गया। ठीक, और अगर बी लिखूं बी वाई तो माइनस बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, ऐसे लिखेंगे, जो कि हम पढ़ते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला जो फॉर्म होता है वो ऐसे पढ़ते हैं हम। ठीक, ये इस तरीके से बनेंगे। तो दोनों में ये बात स्पष्ट हो गई कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस पे चल रही है, देखो माइनस के जेड माइनस के जेड। ठीक, और पॉजिटिव जेड एक्सिस पे चलने वाली जो तरंग है वो ये है। ठीक है, तो अगर मैं ये माइनस हटा दूं यहाँ से दोनों, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि देखिए पहला आयाम धनात्मक है, दोनों के धनात्मक हैं, तो पहले आयाम ये धनात्मक बता देगी अगर माइनस हटा दूं तो इसका मतलब सीधा है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में समीकरण जो दिया है उसका सही चित्र ये नहीं है, ये सामान्य चित्र है और ये सामान्य समीकरण है। ठीक, ये सामान्य चित्र है, ये सामान्य समीकरण है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो ये जीरो डालने पर, ये डालने पर ऐसा तो बन नहीं रहा, ये तो माइनस में आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना, ये सामान्य चित्र है। कैसे आरेख कैसे बनाते हैं, ये सामान्य समीकरण है। अगर इन समीकरणों में से ये माइनस हटा दूं तो ये बन जाती है ये चीज़। ठीक, तो समझ में आ गई बात। बोलिए इस चीज़ को हटा लेते हैं। अब ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जो ई नॉट और बी नॉट है, या जो भी मान रहते हैं वो एक संबंध के अनुसार रहते हैं। क्या रहता है, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, ये रहता है। ठीक, ये संबंध बना रहता है, ये हमने देख लिया लॉरेंज के सूत्र से ऐसे। ठीक, और अगर किसी क्षण देखें, तात्कालिक मान देखें, तो ये जो विस्थापन है इनमें भी यही संबंध रहता है। हम इसको बिल्कुल ना भूलें, बी वाई, किसी भी समय पर ये संबंध लागू रहता है। यानी यहाँ पर भी अगर कुछ मान आता है ई का किसी भी समय पे, और यहाँ पर भी अगर कुछ मान आता है, तो ये संबंध जो है वो लागू रहता है। ठीक, ये
दोनों बातें सही हैं। मान लीजिए अधिकतम मान दिया ई का, अधिकतम मान दिया बी का, तो यहाँ लगेगा। मान लीजिए कोई किसी समय पर मान दिया विद्युत क्षेत्र का ई का, और उसी समय पर पूछ रहा है बी का मान, तात्कालिक मान जिसे कहते हैं, तो यहाँ लग जाएगा। यानी ये समीकरण, ये दोनों संबंध हमेशा सच हैं, चाहे तात्कालिक मान हो, चाहे अधिकतम मान हो, चाहे वर्ग माध्य मूल मान हो। यानी अगर ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसको ERMS तब भी CBRMS है, यानी तब भी ये लागू है। ठीक, क्योंकि बल को शून्य बनाने वाला लॉरेंज के सूत्र से आई हुई ये चीज़ है, ये हर समय लागू है, क्योंकि हर समय बल शून्य है। ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण के अंदर की चीज़ों पर विचार करते हैं कि समीकरण के अंदर की जो चीज़ें हैं वो हमें क्या क्या बताती हैं, कैसे कैसे जानकारी देती हैं। देखिए बल शून्य हो गया, ये बात तो सही है। सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या आती है, हमारे पास दो बातें होती हैं, एक होती है ऊर्जा, एक होती है तीव्रता। हमने बल तो लगा लिया, ये सब बता दिया, के हमने बता लिया था, मैंने पहली क्लास में के बारे में बता दिया था, ओमेगा 2 पाई आवृत्ति वृत्ति वेवलेंथ तरंग धारिद्र्य आयाम सब ये सब हो चुका। अब हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा है वो कितनी है। विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जो विद्युत ऊर्जा है वो कितनी है, चुंबकीय ऊर्जा है वो कितनी है। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं, ऊर्जा पर आ जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा। अब हमारी खोज ऊर्जा पर होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा एवं तीव्रता, तीव्रता लो। ठीक, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, इन दोनों को बात को देखेंगे हम। अब चलिए, हमने यहाँ दो बातें अब से पहले हम पढ़ चुके हैं अपने भौतिक विज्ञान में। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा हमने पढ़ी है संधारित्र में। संधारित्र में एकांक आयतन में विद्युत क्षेत्र के कारण संचित ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर हम चुंबकीय तरंग के अंदर दोनों क्षेत्र हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक विद्युत क्षेत्र है, अगर हम दोनों की ऊर्जाएं एकांक आयतन में लगा दें तो ऊर्जा घनत्व होगा, तरंग की ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व प्राप्त होगा। तो एकांक आयतन में ऊर्जा हम ये लिख सकते हैं, या ऊर्जा घनत्व है। एकांक आयतन में ऊर्जा, इसे कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक, विद्युत क्षेत्र के कारण और चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो कुल जो ऊर्जा घनत्व है उसे लिखते हैं U। दो कारणों से होता है, UE और UB, यानी एक विद्युत क्षेत्र वाली भी है, एक चुंबकीय क्षेत्र वाली भी है। विद्युत क्षेत्र वाली कहाँ से लगेगी, ये लगेगी संधारित्र से, क्योंकि संधारित्र में एकांक आयतन में ऊर्जा बनी हुई है हमारे पास। और ये कहाँ से लगेगी, ये लगेगी परिनालिका से। परिनालिका के एकांक आयतन में ऊर्जा हमने बना रखी है। हमने NCERT में एक उदाहरण भी देखा है इसका, जिसमें ये हुआ था। ठीक, अब ये दोनों ऊर्जा घनत्व जो है क्या क्या होते हैं ये बताते हैं आपको। विद्युत ऊर्जा ये होती है 1/2 एप्सिलॉन E²। एप्सिलॉन यानी जो विद्युतशीलता है माध्यम की, निर्वात की है तो निर्वात की, और किसी माध्यम की है तो माध्यम की। ठीक, और यहाँ 1/2 B²/μ, यानी ये क्या है, चुंबकशीलता। निर्वात की है तो निर्वात की लग जाएगी,
माध्यम की है तो माध्यम की लग जाएगी। मान लीजिए इस सूत्र को माध्यम में लगाया मैंने, ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने माध्यम लगा दिया, कोई भी जिस माध्यम में प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग चल रही हो उसकी बात हो रही है। अगर मैं निर्वात में लगाऊं इसे तो कैसे लगेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू नॉट, ये लग जाएगा निर्वात में, या वायु में भी इतना ही मान लेते हैं, निर्वात या वायु, ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के मान हैं, ये ध्यान रहेगा, ये मान RMS होते हैं। कैसे मान होते हैं, RMS, वर्ग माध्य मूल मान होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कहीं आप ऐसा ना मान लें कि ये अधिकतम मान है, आयाम है जी। ये तो सामान्यतः ऊर्जाओं में ये वर्ग माध्य मूल मान लगे होते हैं। ऊर्जा अगर दे देगा कितनी ऊर्जा है तो वर्ग माध्य मूल मान पर निकलती है, क्योंकि वर्ग माध्य मूल मान ही प्रभावी मान होता है। ठीक, ये बात स्पष्ट हो गई। माध्यम में ये हो गया, निर्वात में हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर जी। चलिए ठीक है। दूसरी शर्त, ये ऊर्जाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी अगर हम लगाएं सामान्यतया 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये होती है 1/2 बी स्क्वायर बटे म्यू। ठीक, और ये जो मान हैं फिर रहे, फिर कोई गड़बड़ ना करना, ये जो मान हैं ये कैसे हैं, ये RMS मान है। ये तो चीज़ बराबर होती है, अगर हम अधिकतम मान भी ले लेंगे तो तब भी बराबर है, लेकिन ऊर्जाओं में ये सामान्यतः वर्ग माध्यम मूल मान लगे होते हैं। अब यहाँ पर ये कैसे हो गया, ये हो गया माध्यम में। कहाँ बन गया ये सूत्र, ये बन गया माध्यम में। जो भी माध्यम है उसकी विद्युतशीलता, उसकी चुंबकशीलता टनाटन। ओके, और अगर निर्वात की बात करूं तो ये हो गया निर्वात में। कोई गलती ना करना, माध्यम और निर्वात के अंतर को समझना, ये हो गया निर्वात में। ठीक, ये बन गया, देखो दोनों बातें आ गई। ओके, अब इन दोनों सूत्रों से हम यहाँ पर एक नया सूत्र बना देंगे, प्रकाश की चाल का सूत्र बना देंगे। कैसे बनाएंगे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ तक का हटा लो, हो गया ए लो, और इसे वाई अक्ष को यहीं बना दो, ये लो भैया बन गया वाई अक्ष, आ लो। अब ये जगह बच गई, देखो हमारे पास आ गई ये जगह। चलिए अब यहाँ से उठा लेते हैं इसको, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट, ये हो गया तुम्हारा निर्वात में। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मान लें, C मान लें, तो क्या हो जाएगा, E = CB। हमारे पास एक सूत्र था, लॉरेंज केबल से आया था, E = CB, ये रहा देखो। तो लगा देते हैं इसमें यहाँ पे, तो ये हो गया 1/2 को हटा देते हैं, देखो तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया CB, इसका हो गया वर्ग, और ये हो गया B स्क्वायर, और ये हो गया म्यू नॉट। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आ गई, ये आ गई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई निर्वात में। कहाँ आ गई ये, निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, ठीक, या विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल, जो भी कहें। ठीक, और अगर मैं इसे बदल दूं, C बराबर म्यू एप्सिलॉन नॉट नहीं, म्यू एप्सिलॉन, बस माध्यम में, यानी माध्यम में लगा दूं, अगर इस चीज़ को लगा दूं यहाँ से, है ना, तो क्या हो जाएगी ये माध्यम में बन जाएगा। देखो ये बन जाएगी चुंबकशीलता, ये बन जाएगी विद्युतशीलता। तो ये लिख दे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब यहाँ ये जो चीज़ है ये माध्यम में हो गई, तो C नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे CM, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम के लिए क्या लगा दिया, M लगा दिया, मीडियम लगा दिया मैंने, तो CM बना दिया मैंने। ठीक, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब ये ऊर्जा आ गई सारी की सारी, अभी मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कुछ और लिखना है।
अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बना लेंगे पट्टापट, कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर देता हूँ। बोर्ड सफ़ेद दिख रहा होगा तुम्हें कैमरे में, है काला कर देता हूँ। देखो बोर्ड को काला करने की टेक्नोलॉजी लगा रहा हूँ। देखो ये लगा दी, देखो काले रंग की चौक घुमा दी मैंने इसके ऊपर। ये हो गया काला। अभी कहाँ हुआ, अभी तो होगा, अभी तो काला कर देता हूँ। ये काले रंग की चौक ये हो गया, लो देखो ये बन गया, लो ये लो देखो ये बन गया काला काला बोर्ड, ब्लैक बोर्ड तैयार। ये देखो ओके डन, ठीक। अब यहाँ से एक चीज़ आएगी, हम जानते हैं कि हमारे पास होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे कहते हैं परावैद्युतांक। परिभाषित करते हैं आपेक्षिक, हम कोई जल्दी नहीं करेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसे कहते हैं म्यू आर, और ये होती है म्यू बटे म्यू नॉट, ठीक। और आपेक्षिक विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता, जो भी नाम दो, ये होती है एप्सिलॉन आर, ये होती है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे कहते हैं के भी बोल देते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, वैद्युतांक, परावैद्युतांक ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी। और अब भाई माइक कहाँ गया, रुक जाए एक मिनट। आवाज़ आ रही है ना, हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो आ रही ठीक है। तो ये हो गया परावैद्युतांक। अब इन चीज़ों को जोड़ते हैं, देखो इसको यहाँ जोड़ते हैं। मान लीजिए मैं इन दोनों को भाग कर दूँ, C बटे सी एम कर दूँ, तो क्या बनेगा जरा नज़र आएगा, ज़रा देखें। C ये है और C है, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, यानी वर्गमूल के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। देखो म्यू और एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा म्यू नॉट, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो बनी म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये क्या बनी, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता, और ये क्या बनी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। यानी ये मामला बन जाएगा वर्गमूल में म्यू आर और एप्सिलॉन आर, ठीक। अब ये बराबर होता है अपवर्तनांक, 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 वर्त ये लो, ठीक। अपवर्तनांक किसका, माध्यम का। अपवर्तनांक को पढ़ेंगे प्रकाश में जाके। प्रकाश की चालों का अनुपात होता है अपवर्तनांक, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक को अगर n लिख दिया जाए, ठीक, तो वो कितना होता है, ये होता है। देखो आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता को गुणा करें, उसका वर्गमूल कर दें, तो ये बन जाता है अपवर्तनांक। यानी यहाँ पर एक सवाल बनता है नीट में, इसमें उसमें उसमें कि साहब ये हैं आपेक्षिक चुंबकशीलताएं, तो अपवर्तनांक बताइए, ठीक, या अपवर्तनांक बताया, ये बता दिया, ये बताइए, है ना। इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। चलिए हम पहुंच गए हैं प्रकाश की चाल के सूत्र तक। माध्यम में ऊर्जाओं तक, दोनों ऊर्जाएं बराबर होती हैं, ये बात तय हो गई सब कुछ। अब दूसरी चीज़ आ गई तीव्रता, ठीक। अब ये सब हटाना पड़ेगा, हटा लेते हैं इसको, ठीक है।
अब आई बात तीव्रता। तीव्रता को परिभाषित करना पड़ेगा पहले। प्रकाश की तीव्रता कह देते हैं, प्रकाश की तीव्रता, ठीक। कितनी होती है प्रकाश की तीव्रता? इसे कहते हैं इंटेंसिटी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी, ठीक। एसआई मात्रक, लुमिनस इंटेंसिटी, चमकने वाली जो ज्योति तीव्रता होती है, उसे पढ़ा होगा, मापन में पढ़ा करते थे सर जी, पहला चैप्टर था 11वीं कक्षा में, इसे बोला करते थे कैंडेला, है ना, दृश्य प्रकाश, ज्योति तीव्रता, ठीक। तो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी को लिख देते हैं आई, ठीक। ये होती है शक्ति एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर गिरने वाली या पड़ने वाली शक्ति होती है। यानी इसे कहते हैं हम ऊर्जा और बटे क्षेत्रफल और समय, ये होती है इंटेंसिटी। अब इसका मतलब ज़रा समझ लें। मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है, ऐसे इस क्षेत्रफल पर प्रकाश की ऊर्जा गिरती है, ये प्रकाश ऊर्जा इस क्षेत्रफल पर गिरती है, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? ए। और एकांक समय यानी 1 सेकंड में, एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में गिरने वाली प्रकाश की ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं, तीव्रता के बराबर होती है। यानी पावर, देखो ऊर्जा बटे समय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी पावर। एकांक समय में आरोपित ऊर्जा क्या बन जाएगी? शक्ति। और ये बन जाएगा क्षेत्रफल। यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो शक्ति है, जो पावर है, वो गिर रही है प्रकाश की, या कोई प्रकाश स्रोत दे रहा है, बाहर फेंक रहा है एकांक क्षेत्रफल का, किसी स्रोत के एकांक क्षेत्रफल से कोई प्रकाश की ऊर्जा बाहर आ रही है, ठीक, 1 सेकंड में, तो वो भी इंटेंसिटी के बराबर होता है। अब इस सूत्र से लेके आगे बढ़ते हैं। बन गया फार्मूला। अब ऊर्जा कितनी है हमारे पास? हमारे पास जो ऊर्जा है वो कितनी है? तो ऊर्जा हमारे पास ये है, देखो, इसे हम कह रहे हैं U। ये ऊर्जा है हमारे पास, कुल ऊर्जा है, इसमें चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा दोनों बराबर बराबर हैं, इतनी ये ऊर्जा है, ठीक। अब इस ऊर्जा को यहाँ लिख दूँ मैं तो कितनी आ जाएगी ये ऊर्जा? देखो ऊर्जा जो है, इसको आयतन से गुणा करके मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्जा एकांक आयतन में है, ठीक। तो इसको लिख दिया मैंने U, बड़ा U बना दिया, ये कुल ऊर्जा है, ठीक। क्या बना दिया इसको? ये लिख दिया मैंने कुल ऊर्जा। और यहाँ मैं इसे परिभाषित कर दूंगा कि कुल ऊर्जा जो है U गुणा आयतन है, ऐसे। ये U है एकांक आयतन में और ये है बड़ा U आयतन में है। आयतन कैसे माना जा सकता है? आयतन ऐसे माना जा सकता है, मान लीजिए कोई सिलेंडर मान लें, ऐसे सिलेंडर की लंबाई को, थोड़ी सी लंबाई मान लें dx, सिलेंडर के क्षेत्रफल को a मान लें अनुप्रस्थ काट में, तो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन हो जाएगा थोड़ा सा आयतन a dx, ये आयतन हो जाएगा। थोड़ी सी लंबाई dx मान लें, dx बिना मानो तुम dl मान लो, थोड़ी सी लंबाई को dl मान लो, a dl हो गया आयतन, थोड़े से हिस्से का आयतन जो है a dl हो गया, लो, ठीक। dl मान लो, डेल्टा l मान लो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये एक समान सिलेंडर, एक समान बेलन में ये आयतन माना जा सकता है, ठीक। घन का मान सकते हैं, घनाकार आकृति का मान, जिसका चाहे मान लो, ठीक है। अब ये जो कुल ऊर्जा है और ये क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल हो गया a, समय हो गया डेल्टा t। थोड़े से समय मान लीजिए ऊर्जा चल रही है, थोड़े से समय को जो है हमने मान लिया डेल्टा t। अब ये आ गई कुल ऊर्जा, यानी U, और आयतन हो गया a dl, और ये हो गया a dl के बजाय क्या लिख दें? dt लिख दें। dt के बजाय ये dt देखो यहाँ लगा दिया मैंने, भाई थोड़ी सी दूरी रखी dl, तो थोड़ा सा समय भी ले लिया, कितने समय में वहाँ ऊर्जा पहुँचेगी, आरोपित होगी एकांक समय में, 1 सेकंड मान लिया उसको। मान लीजिए प्रकाश आ रहा है और इस सिलेंडर में से कहीं गिर रहा है, इस सिलेंडर में भरा हुआ प्रकाश, मान लीजिए एक सिलेंडर मान लूँ ऐसे, और एक सिलेंडर का भरा हुआ प्रकाश तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया सीधा सा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ है ये कट गई, देखो। तो ये हो गई तीव्रता U
और देखो dl/dt ये क्या बनेगा, जरा पकड़ें dl/dt, ये बनेगी प्रकाश की चाल, क्या बनेगी c। तो u जो हो गया वो कितना हो गया, I/c हो गया, एक सूत्र ये बन गया। ठीक, यानी अगर तीव्रता मालूम है और ऊर्जा घनत्व चाहिए तो I/c मिल जाएगा, I/c का सूत्र तैयार हो गया, ये रहा। ठीक, ऊर्जा घनत्व चाहिए, तीव्रता बटे प्रकाश की चाल कर देंगे, ये मिल जाएगा हमें, ये सूत्र हमारा तैयार हो चुका है। इस सूत्र को हम लिखेंगे, रखेंगे अपने पास, इसे हटा लेते हैं। तो यानी ऊर्जा घनत्व ये हो गया I/c, यानी ये हो गई तीव्रता और ये हो गई प्रकाश की चाल। ये बात समझ में आई। ठीक, और ये हो गया ऊर्जा घनत्व U। ठीक, ये वाली चीज़ हो गई ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब यहाँ से दो बातें स्पष्ट हो जाएंगी बिल्कुल, एक तो U मालूम है, I मालूम है, C मालूम है। अब यहाँ से देखो, इधर देखता हूँ, विद्युत ऊर्जा घनत्व UE कितना होगा, जरा बताओ। विद्युत ऊर्जा घनत्व कुल ऊर्जा घनत्व का आधा होगा, जो कुल ऊर्जा है उसका आधा होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I/2c, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो दोनों में आधी आधी है, बराबर है। तो तीव्रता के पदों में ये विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, और दूसरी तरफ चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये हो जाएगी I/2c, यानी आधी जो ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र में, आधी ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि दोनों बराबर बराबर होती हैं। ये बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है हमारी। तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता के पदों में ऊर्जा घनत्व आ चुके हैं। ठीक, ये बात पता चल गई हमें। अब यदि प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो वहाँ कितना बल आरोपित करता है, ठीक, ये बात आ जाएगी अब। ठीक, विकिरण का या वैद्युत चुंबकीय तरंग का, वैद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग ये पता करना पड़ेगा। कौन सा संवेग है, रेखीय संवेग है, इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, रेखीय संवेग ऐसे। ठीक, कितना संवेग होगा, संवेग क्या होता है, संवेग को लिखते हैं P, ये होता है द्रव्यमान गुणा वेग, प्रकाश की चाल लगा देंगे, mc हो गया। लेकिन प्रकाश में कितना द्रव्यमान है ये नहीं पता, प्रकाश तरंग में कितना द्रव्यमान है ये हमको नहीं पता। कह रहा है यहाँ पर आपको अनुमानित आंकड़ा, जो अब तक की जानकारी है, जो विज्ञान की अब तक की खोज है, वो लगानी पड़ेगी, जिसमें कुछ बातें सही साबित हो चुकी हैं। वो है आइंस्टाइन का इक्वेशन। आइंस्टाइन क्या कहते हैं, जो कुल ऊर्जा है वो mc² है। ठीक, तो mc का जो मान है वो कितना है, mc का मान है E/c। ठीक, यहाँ लगाना पड़ेगा। तो संवेग जो है वो कितना हो गया, E/c हो गया। ठीक, अभी जो E है, ठीक, ये कुल ऊर्जा है, इसको तीव्रता के पदों में लिख सकते हो। देखो, E को तीव्रता के पदों में कैसे लिखेंगे, तीव्रता क्या है, I, कितने क्षेत्रफल में है, A में है, कितने समय में है, ΔT में है, ये रहा C। ठीक, ये हो गया संवेग। अभी जो संवेग है, अगर इस संवेग को बदल दूं, ये संवेग का सूत्र हो गया, संवेग जो हो गया वो हो गया IA ΔT/c, ये संवेग है। संवेग परिवर्तन की दर से क्या निकाल सकता हूँ, बल। अगर प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो बल निकालता हूँ। तो प्रकाश द्वारा या तरंग द्वारा आरोपित बल F, ये कितना होगा, ΔP/ΔT। तो क्या करेंगे, पहला संवेग P, बाद का संवेग, अगर प्रकाश अवशोषित हो जाता है तो शून्य हो जाएगा बाद का संवेग। तो क्या करते हैं,
ये हो जाएगा IA/C। यदि विकिरण या तरंग अवशोषित हो जाए, यदि विकिरण अवशोषित हो जाए, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई विकिरण यहाँ गिरता है, सपोज ये देखो ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, मान लीजिए कोई विकिरण इस पर गिरता है ऐसे, ठीक, तो इसमें कितना संवेग है mc, और इसने इस संवेग को अवशोषित कर लिया, तो बाद में कितना संवेग है 0 है। तो संवेग परिवर्तन कितना हुआ mc माइनस 0, तो mc हो गया। तो संवेग परिवर्तन डेल्टा t टाइम में हुआ, तो क्या लिख दिया संवेग परिवर्तन बटे समय, ये बना दिया। तो कितना आ गया ये IA/C, ठीक, यानी परावर्तन ना हो, परावर्तन ना हो। प्रकाश जो है किसी भी पृष्ठ द्वारा, किसी माध्यम द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा पूरी तरह अवशोषित कर लिया जाए तो ये बल बनेगा, ठीक। अब इस बल से क्या बनेगा, इस बल से बन जाएगा दाब, प्रेशर, ठीक। तो क्या बन जाएगा, अगर दाब निकालना चाहूँ तो यहाँ जो है यहीं से चलना पड़ेगा मुझे, है ना, प्रकाश की चाल ये सब चीज़ें ठीक हैं, तो हटा देता हूँ मैं। तो अगर दाब निकालना चाहूँ तो विकिरण का दाब, है ना, ये लिख देता हूँ, देखो विकिरण का दाब कितना आ गया, प्रेशर को P लिख देता हूँ, छोटा p, कितना हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, देखो ये रहा क्षेत्रफल, ये रहा बल अपॉन में, ये हो जाएगा I/C। कब, जब विकिरण अवशोषित हो, कैसे, जब विकिरण पूर्णतया अवशोषित हो जाए। हिम्मत नहीं हारना फिजिक्स में, फिजिक्स में हिम्मत नहीं हारना, चलते जाना, चीज़ों को समझ लेना। ये आ गया, देखो ये हो गया। अब यदि पूर्ण परावर्तन हो, यदि पूर्ण परावर्तन हो जाए, यदि पूर्ण परावर्तन हो जाए तो बल F जो है कितना हो जाएगा पूर्ण परावर्तन में, देखो पहले जाएगा प्रकाश या विकिरण फिर आएगा, तो संवेग परिवर्तन कितना होगा mc माइनस mc, क्योंकि संवेग परिवर्तन में जो वेग है उसकी दिशा है वो सदिश राशि है। मान लीजिए हम दीवार पर एक बॉल मारते हैं 5 मीटर पर सेकंड से और आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड से वापस, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ 0 हुआ कि 10 हुआ, बताओ 10 हुआ, क्योंकि 5 जा रही थी 5 आ रही है टकरा कर, ठीक, तो दिशा बदल गई, 5 माइनस 5, तो संवेग परिवर्तन कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा mc माइनस mc, mc से जाना mc से आना टकरा कर, तो कुल मिला के कितना हो गया ये हो गया 2mc और नीचे हो गया डेल्टा t, तो 2mc बाई डेल्टा t, ठीक। यानी यहाँ पर क्या है ये mc बाई डेल्टा t की वैल्यू है, mc बाई डेल्टा t की वैल्यू है ये, तो डबल कर देंगे तो फिर कितना बल बन गया, जो बल आ गया पूर्ण परावर्तन में वो कितना आ गया, तो बल का मान आ गया 2IA/C, ठीक। और दाब कितना आ गया, प्रेशर कितना आ गया, छोटा p लिखें तो एरिया डालेंगे, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है दाब, 2I/C। ये दोनों चीज़ें कब लगेंगी, जब पूर्ण परावर्तन हो, और ये 2 नहीं लगेगा जब अवशोषित हो जाए, टकरा के वापस ना आए, ठीक। ये आ गई बातें, ठीक। तो बल निकल गया, संवेग परिवर्तन निकल गया, दाब निकल गया, ऊर्जा निकल गई, ऊर्जाओं का बंटवारा निकल गया, सब कुछ ठाए 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 सब कुछ निकल गया, ठीक। अगली क्लास में हम कर रहे हैं इसके NCERT के हल। NCERT के इसमें 4 उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, उनमें ये सारी चीज़ें लगेंगी, सब निकालेंगे, तो वहाँ हमारी समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से कि कौन सी चीज़ हम कैसे निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।